जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। आज मैं फिर से आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आया हूं, अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं के लिए। तो आइए समझते हैं और इस प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे, समझेंगे वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तथा किस प्रकार से हमें उनका हल करना है या किस प्रकार से आंसर लिखना है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित के सही विकल्प का चुनाव करें। मतलब कि जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं और 4 विकल्प उनके आपको दिए जा रहे हैं, उनमें से एक सही विकल्प है, उसका हमें चुनाव करना है। इसमें से पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, आनंद, खुशी या उपादेयता। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से यदि हम देखें तो उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता मतलब कि किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसे आप टिक करके रखिए और नोट्स आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट तैयार करके रखिए, इससे आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित का जिक्र हो। कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र होना चाहिए? वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग, समय अवधि या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी का। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु की मांग की परिभाषा देते हैं तो उसमें वस्तु की कीमत का भी जिक्र करते हैं, वस्तु की मांग का भी जिक्र करते हैं और समय अवधि का भी जिक्र करते हैं। तो ऑप्शन 4 वाला जो है ये हमारा सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। तो इसे आप टिक करके रखिएगा। चलिए इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और आगे के प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन गिरता है, बढ़ता है, गिर सकता है या फिर बढ़ सकता है या फिर स्थिर रहता है। इस प्रश्न के जवाब का आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बिठा के रखना है। यदि सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो फिर कुल उत्पादन भी बढ़ता होगा। सीमांत उत्पादन क्या रहता है? सीमांत उत्पादन जो रहता है वह एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से या एक अतिरिक्त इकाई का अधिक उत्पादन करने से कुल सीमांत उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, अब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, तभी तो ये सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कि सीमांत उत्पादन यदि बढ़ता है तो कुल उत्पादन भी बढ़ेगा। चौथा पढ़ते हैं, एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है। फर्म का सीमांत आगम होगा, औसत आगम से अधिक हो सकता है, कम से कम, या फिर हो औसत आगम के समान या फिर शून्य। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यदि देखिए, फर्म को एक कीमत दी जाती है और उस पर वह बेचती है, कितनी ही मात्रा बेच सकती है, तो उसका जो औसत आगम रहता है वह समान रहता है। किस प्रकार का रहता है? समान रहता है। तो ऑप्शन 3 इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप टिक कर लीजिए। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, इस बाजार में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। तो पूर्णतया लोचदार कौन से प्रतियोगिता बाजार में होता है? ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको, एकाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, इसे आप टिक कर लीजिए, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र पूरा हमें हल करना है और पूरा हल करना है तो समय काफ़ी लग जाएगा, 3 घंटे का समय रहता है। तो हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आप फटाफट नोट करते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों को जरूर भेजना है और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला है, खाते में भुगतान संतुलन सदैव डैश 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 रहता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमें देखिए, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ वहाँ से क्या रहती है? मिस रहती है और उस मिस हुई चीज़ को ही हमें वहाँ पर भरना होता है ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए। अब इसकी बात करें तो देखिए, हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो खाते में भुगतान संतुलन सदैव डैश डैश रहता है। क्या रहता है? भुगतान संतुलन किस प्रकार का होगा? लगभग संतुलित होगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा संतुलित। आप ये इसमें भर लीजिए, इसमें आ जाएगा संतुलित। ठीक है, ये इसमें भर जाएगा। क्या भर जाएगा? संतुलित। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का कंप्लीट। मैं क्लियर करता जाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है
जो हम एक्यूरेट इसमें भर सकें। ठीक है, इसे आप नोट करते जाइए। फर्स्ट वाले का हो गया है संतुलित। दूसरा देखिए, कीन्स का रोजगार सिद्धांत डैश 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 है, तो किस प्रकार का है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा अल्पकालीन है। ठीक है, किस प्रकार का है? यहाँ पर आ जाएगा अल्प, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्पकालीन। ठीक है, कम समय के लिए है, अल्पकालीन। इसमें क्या भरा जाएगा? सेकंड वाले में आ जाएगा अल्पकालीन। ये चीज़ आप नोट करते जाइए सभी को। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्या पूछ रहा है? सकल घरेलू उत्पाद, और बीच में छोटा सा माइनस भी लगा है, मूल्य ह्रास। तो सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो फिर हमें बचता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसमें क्या आ जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें नोट करते जाइए। शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये फिर बचेगा हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, तीसरे वाले का हो गया हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब इसे हम क्लियर कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला है फर्मों के समूह को डैश 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 कहते हैं। तो जब एक समान प्रकार की, जैसे कि लोहा उद्योग हो गया या फिर कोई दूसरा हम देख लेते हैं, कोई भी उद्योग होता है तो जब समान प्रकार के हम उद्योगों को मिलाते हैं, फर्मों के समूह को मिलाते हैं, तो एक प्रकार से उन्हें, जैसे कि लोहा उद्योग हो गया या फिर सीमेंट उद्योग हो गया, तो फर्मों के समूह को क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा उद्योग, यानी चौथे नंबर में क्या भरा जाएगा? इसमें आ जाएगा उद्योग। इसे आप नोट कर लीजिए, चौथे नंबर में क्या आ जाएगा? उद्योग आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला रिक्त स्थान क्या है? उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर कुल लागत क्या होगी? जब उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुल लागतें जो होती हैं वह घटती जाती हैं। तो इसमें हम क्या भर देंगे? सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से शब्द भराएगा वो भर देंगे हम। जैसे कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर कुल लागत डैश डैश है, यानी कि घटती है, तो इसमें भर जाएगा घटती है। ठीक है, घटती है, ये आप इसमें भर दीजिए तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसे सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए ताकि वार्षिक परीक्षा में पूछी जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। इसके बाद देखिए क्या है? निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताइए। अब इनका हमें जवाब देना है सत्य असत्य में कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। तो इसमें मैं राइट का निशान यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ पर लिखना है सत्य। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या लिखना है? सत्य लिखना है कि ये सेंटेंस सत्य है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार तथा फर्में दो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, तो इस पे भी हम क्या कर देंगे? राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। इससे पहले जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये पूछा गया था, तो ये प्राथमिक कार्य नहीं है, इसलिए इसको कर देंगे हम क्रॉस और आप लिखेंगे असत्य। चौथा पढ़िए, द्रव्य की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल होती है, बैंकें नियंत्रित करती हैं, तो इसको कर देंगे हम सत्य। अगला पढ़ते हैं, आय तथा बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। देखिए, आय बढ़ जाती है तो बचत भी करने लगते हैं, और आय कम रहती है तो लोग बचत नहीं कर पाते हैं, उपभोग अधिक करते हैं। ठीक है, तो इनका प्रत्यक्ष संबंध है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे बचत भी बढ़ेगी, तो इसको भी आप कर दीजिए राइट। ठीक है, अब यदि हम गौर करें तो इसमें हमारा एक ही गलत है, बाकी चार आपके सत्य हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित तथ्यों का संबंधित तथ्यों से सही मिलान कीजिए, मतलब कि सही जोड़ियां आपको बनानी है। चलिए सही जोड़ियां बनाते हैं। राइट टिक आपने कर लिया है। अब सही जोड़ियों के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि हमें ठीक प्रकार से हम इनके जो मिलान कर सकें। ठीक है, पहला है लोचदार पूर्ति। इसका मेल किससे होगा? तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ के ऑप्शन में, तो ES बराबर 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ S तो क्या दिया है? बराबर 1 दिया है, तो पूर्ति की लोच क्या होती है? 1 होती है। इसको आप इससे मैच कर देंगे। इसके बाद दीर्घकालीन मूल्य। दीर्घकालीन मूल्य किस प्रकार का मूल्य होता है? एक प्रकार से सामान्य मूल्य होता है, तो दूसरे का मैच किससे हो जाएगा? सामान्य मूल्य से हो जाएगा। चौथा क्या दिया है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास। अब इसमें मूल्य ह्रास जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा? ये ग्रॉस हो जाएगा।
तो ग्रॉस के लिए हो जाएगा GNP, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मैच किससे हो जाएगा? तीसरे का मैच हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले से। आगे बढ़ते हैं अब। छात्रवृत्ति या दान, ये क्या है? ये एक प्रकार की हस्तांतरित आय होती है, मतलब कि इसके लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति मिलती है या किसी के लिए दान दिया जाता है तो एक प्रकार से हस्तांतरित होता है, ना कि उनकी वो कमाई करते हैं, कमाई करके उन्हें सैलरी मिली हुई है। इसके बाद देखिए प्रेरित उपभोग, अब लास्ट ही बचा है, आय पर निर्भर रहता है। बिल्कुल, प्रेरित उपभोग क्या होता है? जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे भी उपभोग बढ़ता जाता है, उसी को हम प्रेरित उपभोग कहते हैं। तो ये हमारी जोड़ियों के मिलान हो गए हैं। 5 मार्क्स आपके इसमें कंप्लीट हो गए हैं। 5 मार्क्स के लिए आएगी, प्रत्येक 1 मार्क्स की रहेगी, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ऐसा का ऐसा ही उतार लीजिए ताकि आप इसे ठीक तरीके से कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है और अब हम पढ़ते हैं प्रश्न कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिसका जवाब हमें एक शब्द में देना है। तो देखिए पहला पूछ रहा है, यदि कुल स्थिर लागत शून्य हो तो औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत में क्या संबंध होगा? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर देखिए कुल स्थिर लागत क्या होती है? जैसे स्थिर लागत कौन कौन सी होती है? जैसे हमने जब स्थिर लागत वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था तब ये समझा था कि जब उत्पादन भले ही हो रहा हो या ना हो रहा हो, यदि नहीं होगा तब भी स्थिर लागतें होंगी, यदि उत्पादन हो रहा होगा तब भी स्थिर लागत होंगी। तो जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्थिर लागत तो शून्य है, तो मतलब कि जो लागतें हैं, परिवर्तनशील लागतें हैं, वही कुल लागत होंगी क्योंकि स्थिर लागत शून्य है। तो यहाँ पर पूछा है परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत में क्या संबंध होगा? तो भाई दोनों बराबर होंगी, दोनों एक ही चीज़ होंगी। तो इसके आंसर में हम क्या लिख देंगे? इसके आंसर में लिख देंगे हम ABC मतलब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाएंगी एवरेज टोटल कॉस्ट के, मतलब कि ATC के। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? ABC बराबर ATC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, मुद्रा के आविष्कार ने किस प्रणाली के दोषों का निराकरण कर दिया है? तो कौन सी प्रणाली के दोषों का निराकरण कर दिया है? तो कौन सी प्रणाली के दोषों का निराकरण कर दिया है? इसके लिए हम जवाब लिखेंगे वस्तु विनिमय। कौन सा? वस्तु विनिमय। इस प्रणाली का क्या कर दिया है? निराकरण कर दिया है। तो वस्तु विनिमय आपका ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, वस्तु विनिमय। दूसरे का आंसर क्या है? वस्तु विनिमय। एक शब्द में जवाब देना है। ठीक है, तो एक शब्द में हमारा जवाब यही होगा। साख का निर्माण कौन करता है? भाई साख का निर्माण, तीसरा प्रश्न है, साख का निर्माण कौन करता है? तो व्यापारिक बैंकें करती हैं, तो इसमें हम लिख देंगे व्यापारिक बैंकें। व्यापारिक बैंकें, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब लिख लीजिए। देखिए परीक्षा में कोई भी आ सकता है, जब प्रैक्टिस सेट में दिया जा रहा है मतलब कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये जो प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में से लगभग आपका फाइनल का क्वेश्चन भी बनता है। इसके बाद अगला देखिए, चौथा है 1 - APC के बराबर क्या होता है? ठीक है, तो APC के बराबर क्या होता है? मैंने पिछले जब हमने पेपर सॉल्व किया था तब आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको APC पूछा जाए या फिर MPC पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? 1 में से माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं तो 1 - APC बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा APS के, बचत के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? औसत बचत प्रवृत्ति के बराबर। यहाँ पर दिया जा रहा है 1 - औसत उपभोग प्रवृत्ति, तो ये बराबर हो जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति के। ठीक है, 1 - उपभोग प्रवृत्ति बराबर होगा औसत बचत प्रवृत्ति के। ठीक है, तो यहाँ पर आप APS भी लिख सकते हैं और हिंदी में लिखना हो तो औसत बचत प्रवृत्ति भी लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, ये हो जाएगा हिंदी में
और अंग्रेजी में मैंने पहले ही लिख दिया है, तो वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है 5 नंबर का, उसे भी आप नोट कर लीजिए। उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने से क्या आशय होता है। भैया ये भी एक प्रकार की परिभाषा है, और ये परिभाषा है पैमाने के प्रतिफल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैमाने में वृद्धि। जब बढ़ाते हैं मतलब कि वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पैमाने में वृद्धि। पैमाने में वृद्धि, ये इसका जवाब हो जाएगा। बस यही हम लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है पैमाने में वृद्धि, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें देना है प्रश्नों के जवाब जो कि पूछे जा रहे हैं, और ये जो अगला प्रश्न आ रहा है ये है 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए है। इसका जवाब मैं लिखकर आपको दूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसे नोट करके आप लिख लीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और नीचे देखिए अथवा, क्या लिखा है, अथवा। या तो आप ऊपर वाला लिखिए, यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। नीचे वाला क्या है, पूंजीपति एवं सरकार के सह अस्तित्व से चलने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। भाई 2 मार्क्स का प्रश्न है, और आपने दिमाग लगा लिया तो ऊपर किया गया है क्वेश्चन और नीचे दे दिया गया है आंसर। ठीक है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार का अस्तित्व भी होता है और पूंजीपतियों का भी अस्तित्व होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से आपको जवाब यहीं पर मिल गया है यदि आप दिमाग लगाएंगे। तो ये जो परिभाषा नीचे लिखी हुई है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो कि पूंजीपति एवं सरकार के सहअस्तित्व से चलती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये लिख के दे दिया है, आपको जवाब इस प्रकार से लिखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जवाब। आप क्या लिखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक, क्या क्या कहा जा रहा है, निजी तथा सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करके दोनों के बीच का रास्ता अपनाया जाता है। ये आप लिख देंगे, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है आनुपातिक रीति द्वारा मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा, आनुपातिक रीति के द्वारा मांग की लोच। ठीक है, ये चीज़ हम सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जो यहाँ पर पूछी जा रही हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब भी आप नोट कर लीजिए, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ये हो गया है आपका दूसरा, आनुपातिक रीति द्वारा मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है, उसका जवाब देखिए क्या लिखना है। इस रीति में मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। ठीक है, जो मांग में परिवर्तन होगा और जो कीमत में परिवर्तन होगा, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है, और किस चीज़ से किस में भाग दे रहे हैं इस बात को ध्यान रखना है। हम मांग में हुए परिवर्तन को भाग कर देंगे किससे, कीमत में हुए परिवर्तन से। कीमत में हुए परिवर्तन से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर अनुपातिक रीति के द्वारा मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। इसे हम निम्न सूत्र के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या सूत्र आएगा, ये सूत्र मैंने आपको लिख के दे दिया है, यही सूत्र आपको यहाँ पर बना के लिखना है। देखिए ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर सूत्र बन जाएगा मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ये लीजिए मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया है ताकि आप पूरा नोट कर सकें। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये आपका हो जाएगा अनुपातिक रीति के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वस्तु विभेद क्या होता है, परिभाषित कीजिए। या तो आप वस्तु विभेद की परिभाषा दीजिए, इसके अलावा अथवा में एक प्रश्न और दिया है, वस्तुओं के रंग रूप तथा आकार में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं। बात एक ही है, देखिए जिस प्रकार का पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा हुआ था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जवाब मिल गया है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होता है, यदि आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी दिया हुआ है।
वस्तु विभेद क्या होता है पहले पूछ लिया है, परिभाषा दीजिए। उसके बाद देखिए वस्तुओं के रंग, रूप तथा आकार में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं, तो उसे वस्तु विभेद कहा जाता है। तो यहीं से एक तो आंसर मिल गया है। बाकी इसका आपको लिखना किस प्रकार से है, तो ये मैंने आपको लिख कर भी दे दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए, तो आपको वस्तु विभेद की परिभाषा कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी। देखिए, जब किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं की तुलना में उसके रंग, रूप, आकार या किस्म इत्यादि के कारण भिन्नता होती है तो उसे वस्तु विभेद कहा जाता है। ठीक है, यही आपको लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। ये 2 मार्क्स के प्रश्न हैं, तो इसी प्रकार से आपको इसका जवाब भी लिखना है, ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इतने में ही आपको फुल मार्क्स प्राप्त होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब थोड़ा अधिक मार्क्स के लिए प्रश्न आपको मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, एक वर्ष के दौरान एक फैक्ट्री के संबंध में निम्नलिखित सूचना की सहायता से साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। शुद्ध मूल्य वृद्धि की मतलब कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है वो क्या हो जाएगी, शुद्ध मूल्य वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या क्या दे दिया गया है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। अक्सर आप इन चीज़ों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बहुत सरल होता है। जो चीज़ हमने समझी हुई है वही यहाँ पर करना है। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है, फिर क्रय दिया हुआ है, मजदूरी दी हुई है, परिचालन अधिशेष दे दिया है, प्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास, शेष स्टॉक या फिर बिक्री, ये दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है कि मूल्य वृद्धि किस प्रकार से यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मूल्य वृद्धि के लिए देखिए मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना है। आपको देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही हैं उनमें से पहले बाजार कीमत पर क्या निकालना है, कुल उत्पादन का मूल्य निकाल लेना है। कुल उत्पादन का मूल्य कैसे निकलेगा, वहाँ पर देखिए आपको कुल बिक्री दिया हुआ है, उसमें हम प्लस कर देंगे स्टॉक में वृद्धि। अब स्टॉक में वृद्धि किस प्रकार से निकालेंगे, वहाँ पर आपको 2 स्टॉक दिए हैं, एक तो प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है और एक अंतिम स्टॉक, और बिक्री भी दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉक में वृद्धि निकल के आ जाएगी। फिर जो वृद्धि निकल के आई है उसे हम जोड़ देंगे कुल बिक्री में। बिक्री दी हुई है 115 और इसको प्लस करेंगे हम 5 तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसको बदलना है साधनों में, यानी कि साधन लागत पर। ठीक है, साधन लागत पर जब हम बदलते हैं तो क्या कर देते हैं दोस्तों, साधन लागत में बदलने के लिए मूल्य ह्रास कम कर देते हैं और अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं, तो वो साधन लागत में बदल जाती है। ठीक है, ये तो हो गया किस पर, साधन लागत पर कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्रय भी दिया हुआ है, क्रय मतलब जो खरीदा गया है, तो उसमें पैसा गया है तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। इसलिए देखिए मैंने बाजार कीमत पर जो हमारी मूल्य वृद्धि निकल के आई है 120, इसमें से तीनों को माइनस कर दिया है मैंने। ठीक है, तीनों को माइनस कर दिया है, पहले तीनों को जोड़ लिया, कुल क्रय प्लस मूल्यह्रास प्लस अप्रत्यक्ष कर, इन तीनों को जोड़ा। उसके बाद जो हमारी बिक्री निकल के आई थी, कुल मूल्य वृद्धि निकल के आई थी बाजार कीमत पर, ये बाजार कीमत पर यहाँ पर निकली थी 115 प्लस 5। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे इन तीनों चीज़ों को, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, तो फिर निकल के आ जाएगी हमारी साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। ठीक है, क्या निकल के आ गई है, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, ये हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये बनेगी इस प्रकार से, टोटल इसका आंसर आएगा 70। ठीक है, क्या आएगा 70, तो इसे आप ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बहुत सरल है। आप इसको हल करेंगे, देखिए आप जब हल करते हैं ना तो आपको ये लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको बहुत ये टफ नज़र आता है। बस एक बार समझना है कि किन चीज़ों का दिमाग कहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं समझाइए। तो भाई खुले बाजार की क्रिया किसके द्वारा की जाती हैं, बैंक के द्वारा की जाती हैं, ये चीज़ हमने समझी हुई है। प्रश्न क्रमांक है 10। और ये किस में आती हैं, ये आती हैं मौद्रिक नीति में। आती किस में हैं ये आती हैं मौद्रिक नीति में। मौद्रिक नीति की क्रियाएं हैं और किसके द्वारा की जाती हैं, ये की जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मौद्रिक नीति में आती हैं। चलिए अब इसमें हमें लिखना क्या है, देखिए प्रश्न 3 नंबर का है तो थोड़ा सा हमें अच्छा लिखना पड़ेगा, मतलब कि बड़ा हमें जवाब देना है। चलिए देखिए मैंने लिख दिया है आपको सुविधा के लिए कि आपको भटकना ना पड़े। ये इस प्रकार से है इसका जवाब।
खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, तो देखिए पढ़ लेते हैं हम। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक कौन सा है हमारे देश का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी तथा निजी संस्थाओं की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय से होता है। ठीक है, किससे अभिप्राय? खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी तथा निजी संस्थाओं की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से होता है। ठीक है, क्रय विक्रय से होता है। अब इतना समझ लिया तो हमें खुले बाजार की क्रियाएं याद आ गई होंगी जो हमने बैंक नीति में या फिर मौद्रिक नीति में पढ़ी थी। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और लिखनी है इसमें, हमें 2 चीज़ें और लिखना पड़ेंगे भाई, इतना ही नहीं लिखेंगे हम, इतना लिखेंगे तो हमें 1 मार्क्स ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स बटे हुए रहते हैं। अब कैसे बटे हुए रहते हैं, देखिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। जब रिजर्व बैंक साख की मात्रा को बढ़ाना चाहता है, किसमें? बाजार में पैसा पहुंचाना चाहता है, तो इन प्रतिभूतियों को खरीदता है और इसके बदले मुद्रा को चुकाता है। तो मुद्रा का प्रसार कहाँ होता है? बाजार की ओर होता है। ठीक है, ये चीज़ लिख दी। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या लिखेंगे? इसके विपरीत जब रिजर्व बैंक साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तो प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा का प्रसार अपनी ओर कर लेता है। बेचेगा तो पैसा किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक की तरफ जाएगा। ठीक है, बेचने से पैसा रिजर्व बैंक की ओर जाता है और खरीदने से पैसा किसकी तरफ आता है? बाजार की ओर आता है। तो ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर हमें लिखनी होंगी तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सूत्र द्वारा परिभाषित कीजिए। भाई सूत्र पूछा जा रहा है मुख्य रूप से, बस यही हमें इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। क्या पूछा जा रहा है? सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सूत्र द्वारा परिभाषित कीजिए। ठीक है, सूत्र के द्वारा परिभाषित करनी है। चलिए ये भी मैंने लिख के दे दिया है ताकि आप इसमें भी कंफ्यूज ना हो। अब क्या लास्ट ही बचा है ना हमारा ये वाला, हाँ ठीक है। सीमांत उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सूत्र द्वारा परिभाषित करें, तो इसके जवाब में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसकी? उपभोग की। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना है। उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि के अनुपात को बताती है। किसको बताती है? उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि में जो अनुपात होता है दोनों का, उसको बताती है। ठीक, अब इसे हम देखिए परिभाषित कर देते हैं किस प्रकार से। आय में होने वाले किसी परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी आय यदि बढ़ती है या घटती है तो उसके फलस्वरूप उपभोग की मात्रा में भी होने वाले परिवर्तन के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। ये हम इसकी परिभाषा लिख देंगे और इसे हम निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा? निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलना गारंटी है, कोई 1 मार्क्स भी आपका नहीं काट सकता है। यदि आपका सूत्र वहाँ आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है, ये जो सूत्र आपने लिख दिया वहाँ पर, और जो चेकर रहेगा, जो चेक करेगा एग्जामिनर आपकी कॉपी, वो ये देखेगा तो आपने जो लिखा है उसको नहीं पढ़ेगा, वो इसी से समझ जाएगा कि यदि व्यक्ति ने सूत्र लिखा है तो बाकी ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन है या जो परिभाषा है वो भी सही लिखी होगी, ये कंफर्म रहेगा उसे। तो वो सूत्र देखकर ही आपको 3 में से 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सूत्र क्या रहता है इसका? देखिए हमें क्या दिखाना है? अनुपात दिखाना है। किस किस का अनुपात दिखाना है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि के अनुपात को बताती है। बस इसी का हम क्या बना देंगे? सूत्र बना देंगे। तो सूत्र हमारा इस प्रकार से बन जाता है भैया, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर एमपीसी, मतलब कि एमपीसी बराबर होगी कुल उपभोग व्यय में वृद्धि, मतलब कि उपभोग में जो वृद्धि हुई है उसे हम डेल्टा सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है, डेल्टा सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको हम भाग कर देंगे किससे? आय में हुई वृद्धि से। आय में जो परिवर्तन हुआ है तो इसे डेल्टा बाय से हम प्रदर्शित करेंगे। तो एक प्रकार से देखिए हमारा सूत्र किस प्रकार से बन जाता है, यानी कि एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाय। इस प्रकार से ये सूत्र हमारा बन के निकल के आता है। ठीक है,
सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अब हमारे ये लॉन्ग आंसर आ गए हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों में देना है। 200 से 300 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। और ये जो आंसर हैं ये किस प्रकार के हैं, लॉन्ग आंसर हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न है ये 5 मार्क्स का है। कितने का है, 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के हिसाब से ही हमें आंसर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 4 विशेषताएं बताइए और व्याख्या भी करना है उनकी। ऐसा नहीं कि हम विशेषताओं के तौर पर उनके पॉइंट लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा हमें नहीं करना है। यदि हमें पॉइंट लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जैसे कि केंद्रीय नियोजन का अभाव रहता है तो उसकी फिर पूरी व्याख्या भी हमें करनी पड़ेगी। तो इसकी जो रिलेटेड वीडियो है सारे क्वेश्चन की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो वहां से आप नोट्स तैयार कीजिएगा और इनके जवाब बनाइएगा। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 4 विशेषताएं क्या होती हैं उनकी व्याख्या सहित आपको जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से अपने नोट्स आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, पूर्ति में विस्तार तथा पूर्ति में संकुचन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा में भी दिया है मांग में विस्तार तथा मांग में संकुचन की स्थिति को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। या तो पूर्ति का आपको याद कर लेना है या फिर मांग का। ठीक है, दोनों की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप दोनों के ही नोट्स तैयार कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है इसको तैयार करके रखिए, ये परीक्षा में पूछा ही जाना है। ठीक है, दोनों में से एक तो आना ही है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, वस्तु की पूर्ति में कमी आती है, इस परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव की श्रृंखला समझाइए। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पूर्ति में कमी। अब पूर्ति में कमी किन कारणों से होगी, बस उन कारणों की हमें व्याख्या कर देनी है। मतलब कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व रहते हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर करनी है। तो उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स तैयार कर लीजिए और इस प्रश्न का जवाब आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है, अथवा राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि की विवेचना कीजिए। चाहे मूल्य वृद्धि विधि हो चाहे उत्पाद विधि हो, दोनों एक ही विधि है, एक ही विधि का आपको जवाब लिखना है। यहाँ पर देखिए दोनों का जवाब एक ही है, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो नाम है इन नामों को भी आपको याद रखना है। दूसरे नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय गणना किस प्रकार से करते हैं, इसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और इसका आंसर बना लीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, कीन्सीय आय निर्धारण मॉडल की विवेचना कीजिए। तो कीन्स का जो आय का निर्धारण सिद्धांत है या रोजगार सिद्धांत है, एक प्रकार से रोजगार सिद्धांत और आय निर्धारण सिद्धांत दोनों एक ही हैं। हमें क्या करना है, बस समझना है। यदि आय का पूछा जा रहा है तो आय का भी उसी को लिखना है, और रोजगार का पूछा जा रहा है तो भी उसी को बताना है। जहाँ पर क्या होता है, समग्र मांग बराबर हो जाती है, समग्र मांग बराबर हो जाए समग्र पूर्ति के, वहीं पर आय का निर्धारण भी होता है। ठीक है, समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगी तो वहीं पर आय का निर्धारण भी होता है और वहीं पर रोजगार का निर्धारण भी होता है। ये कीन्स का रोजगार सिद्धांत या फिर आय निर्धारण सिद्धांत है। इसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए और इसका जवाब तैयार करके रखिए, ताकि परीक्षा में पूछा जाता है यदि तो आप उसका जवाब लिख सकें। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था ये तीसरा सेट था, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी प्रश्न इसमें नहीं बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ से यदि आप गौर करें शुरुआत से, तो शुरुआत में आपके क्या है, शुरुआत में है आपके 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको करके दे दिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद 5 मार्क्स के हैं आपके रिक्त स्थान, तो ये भी मैंने आपको करके दे दिए हैं। 5 मार्क्स के हैं आपके सत्य असत्य, ये भी मैंने आपको करके दे दिए हैं। 15 मार्क्स का ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 5 मार्क्स की हैं आपकी सही जोड़ियाँ, जोड़ियों का मिलान करना है, तो ये हो गए हैं 20 मार्क्स। इसके बाद आते हैं एक शब्द के जवाब, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है, तो ये भी 5 मार्क्स के हैं, तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं।
तो 25 मार्क्स का तो ये मैंने आपको करके दे दिया है। इसके बाद मैंने 6 क्वेश्चन के जवाब आपको करके दिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन के जवाब करके दिए हैं? देखिए, यहाँ से मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था से लेकर मतलब कि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 6 कंप्लीट करके दिया है, लिख के दिया है आपको, 7 भी लिख के दे दिया है, वस्तु विभेद ये भी करके दे दिया है, नवा भी मैंने आपको हल करके दे दिया है। मतलब कि इस हिसाब से यदि हम देखें तो ये 3 प्रश्न 2 मार्क्स के हैं, मतलब कि ये कितने हो गए हैं? 6 मार्क्स। ठीक है, 25 और 6 आपके हो गए हैं 31 मार्क्स। 31 मार्क्स का यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, ये 3-3 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं, 3-3 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं, एक 9वीं से लेकर 11वीं तक। तो ये कुल मिला के कितने हो गए हैं? 9 मार्क्स के। तो 31 + 9 मतलब कि 40 मार्क्स का आपका मैंने कंप्लीट करके आपको दे दिया है। 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। इसके बाद आपको सिर्फ जो 5 मार्क्स के प्रश्न हैं जो कंप्लीट करके नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स बनाने हैं इनके, ये आपने कर लिए। और यही का यही यदि आपका पेपर आ जाता है तो 80 में से 80 आपके पूरे फुल आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। आधा पेपर मैंने आपको करके दे दिया है, उसके जवाब लिख के मिल गए हैं, 40 मार्क्स का आपको मिल गया है। बाकी के 40 मार्क्स अब आपके ऊपर हैं, जो 5 मार्क्स के प्रश्न हैं। ठीक है, 8 मार्क्स के प्रश्न हैं। ठीक है, सॉरी 8 मार्क्स का है, प्रत्येक प्रश्न 40। ठीक, तो 40 का आपको तैयार करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।